चुंबकत्व, है ना। कल हमने चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबकत्व मापी, है ना, विक्षेप चुंबकत्व मापी, इस उपकरण का जो है विस्तार से हमने अध्ययन किया था। विक्षेप चुंबकत्व मापी किसे कहते हैं, वह कैसे दिखता है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या त्रुटियां आ सकती हैं, इन सारे विषयों के बारे में कल हमने क्या किया था, विस्तार से चर्चा किया था। उसके साथ ही साथ हमने गॉस की 10 स्थिति में 10A स्थिति, गॉस की 10B स्थिति, दोनों ही स्थितियों में जो चुंबकीय आघूर्ण की, है ना, जो मान होता है उसके लिए हमने व्यंजक की स्थापना की थी। ठीक है, गॉस की कौन सी स्थिति, गॉस की 10A स्थिति और गॉस की 10B स्थिति, दोनों ही स्थितियों के लिए हमने चुंबकीय आघूर्णों की व्यंजक की जो है स्थापना की थी। आज हम विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से विक्षेप विधि से दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे, है ना। इसका प्रयोग देखेंगे और इसका संयोजन देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है। इसके लिए जो विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से, है ना, जब हम प्रयोग करते हैं, दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं, उस समय हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि होता है, विक्षेप विधि और दूसरा जो होता है शून्य विक्षेप विधि। तो उसमें से हम विक्षेप विधि के विषय में गॉस की 10A स्थिति और गॉस की 10B स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना। ठीक है, अब ये जो होता है विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से, है ना, दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना हम दो विधियों से कर सकते हैं। एक होता है विक्षेप विधि और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं शून्य विक्षेप विधि। ठीक है, विक्षेप विधि नाम से स्पष्ट है, विक्षेप आएगा, है ना, और शून्य विक्षेप विधि में हम विक्षेप शून्य की स्थिति में करते हैं, यानी शून्य में लाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से विक्षेप विधि और शून्य विक्षेप विधि से क्या करते हैं, जो दो हम चुंबक लेते हैं उनके चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम ये पहला चुंबक, ठीक है, ये पहला चुंबक ले लिए, ठीक, उसी तरीके से ये जो है अपना दूसरा चुंबक। ठीक, ये दो चुंबक हैं, इन चुंबकों की हमको क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण यानी M का मान जो है ज्ञात करना है। तो इनकी जो तुलना है, इन दोनों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना वो दो विधियों से कर सकते हैं, एक विक्षेप विधि और दूसरा शून्य विक्षेप विधि। तो इसके अंतर्गत हम विक्षेप विधि जो है उसका हम क्या करेंगे, विक्षेप विधि में हम क्या करेंगे, गॉस की 10A स्थिति और गॉस की 10B स्थिति के लिए इस विधि का हम पहले अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद शून्य विक्षेप विधि का। तो विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना, उसमें सबसे पहले हम किसे देखेंगे, विक्षेप विधि, है ना, विक्षेप विधि। और इस विक्षेप विधि में कौन सी स्थिति, गॉस की 10A स्थिति। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र की स्थापना करेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए गॉस की 10A स्थिति। गॉस की 10 स्थिति विक्षेप चुंबकत्व मापी जो आप देख चुके हैं, है ना, ये हो गया विक्षेप चुंबकत्व मापी। ठीक, इसके मध्य भाग में दिक्सूचक बॉक्स जिसमें क्या लगा रहता है, सुई लगा रहता है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें जो है चुंबकों को लेकर आते हैं। हमारे पास दो चुंबक हैं, ठीक है, एक चुंबक और एक दूसरा चुंबक। ठीक है, ये पहला चुंबक हो गया और ये दूसरा चुंबक। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम पहले चुंबक को दिक्सूचक के बॉक्स के पास धीरे धीरे इस भुजा में लेके आते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में सुई में क्या होने लगता है,
विक्षेप होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विक्षेप विधि। ठीक, अब जो हम दिक्सूचक बॉक्स है इसको 10A स्थिति के लिए पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं। किस दिशा में रखते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं। दूसरी चीज, जो चुंबक होता है वो सदैव ही पूर्व पश्चिम दिशा में होता है। चुंबक की स्थिति सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में ही होता है। तो गॉस की 10A स्थिति के लिए क्या हो गया, जो विक्षेप चुंबकत्वमापी है उसको हम क्या करते हैं, उसको कैसे रखते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में। आप विक्षेप चुंबकत्वमापी देख चुके हैं, ये जो है विक्षेप चुंबकत्वमापी है। ठीक, इसकी भुजाओं को हमको कहाँ पे रखना है, पूर्व पश्चिम दिशा में रखना है। इसकी भुजाओं को हम पूर्व पश्चिम दिशा में क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है विक्षेप चुंबकत्वमापी है और इसकी भुजा को हमको कैसे रखना है, पूर्व पश्चिम दिशा में इस प्रकार से रखना है। अब यहाँ पे हम जब चुंबक को इसकी एक भुजा में लेकर आते हैं तो इसका जो दिक्सूचक बॉक्स की जो सुई होती है उसमें क्या उत्पन्न होने लगता है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। और ये जो विक्षेप होता है इसी को हमको क्या करना है, नोट करना है। ठीक, तो यदि ये जो पहला चुंबक है, इस पहले चुंबक की हम प्रभावी लंबाई मान लें। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पे 2 चुंबक ले रहे हैं इसलिए इस चुंबक की अभी लंबाई क्या लेंगे, इसको 1 से दिखा देंगे। ठीक है, जितना भी मान रहेगा उसको 1 और इसको किससे, ये दूसरा है इसलिए 2। तो पहला चुंबक की प्रभावी, पहला चुंबक के लिए, ठीक है, इसमें देखते हैं पहला चुंबक के लिए, पहले चुंबक का जो है प्रभावी लंबाई इक्वल टू इसकी प्रभावी लंबाई मान लेते हैं 2L1। ठीक है, यहाँ पे 1 से। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, इसको भी दर्शा दें M1 से। ठीक, इसके बाद इसके मध्य बिंदु से हम हमेशा जब प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से इस सुई की इस दूरी को मापेंगे जिसको हम कहते हैं D। ठीक, अब पहले चुंबक के लिए होगा इसलिए इसकी दूरी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु चुंबक के मध्य बिंदु से सुई की दूरी, इसको लिखेंगे D1। तो ये पहले चुंबक के लिए हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा चुंबक लेंगे उसके लिए भी ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपन दूसरा चुंबक के लिए लिख लें। दूसरा चुंबक जब हम प्रयोग में लेके आएंगे तो दूसरा चुंबक के लिए प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, 2L2 और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा M2, इसको 2 से दर्शाएंगे। ठीक है, और चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी है ना, इसको लिख लेंगे D2। ठीक, तो इस तरीके से जब हम इन दोनों प्रयोगों को दर्शाते हैं, पहला जो है पहली स्थिति में हम पहला चुंबक को लेके आते हैं ना, तो जब पहले चुंबक को लेके आते हैं जिसकी प्रभावी लंबाई 2L1 है, जिसकी चुंबकीय आघूर्ण M1 है और चुंबक के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु से दूरी कितना है, ये दूरी है D1। ठीक, तो जब इस चुंबक को पहले चुंबक को लेके आते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, चुंबक की सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, वो विक्षेप कितना होता है, थीटा। ठीक, तो पहले चुंबक के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप कितना प्राप्त होता है, विक्षेप थीटा से θ1 है ना, θ1 प्राप्त हो। पहला चुंबक का हम क्या दिखाएंगे, 1 से दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले चुंबक के कारण जब पहले चुंबक को लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप θ1 प्राप्त हो, तो उस स्थिति में चुंबकीय आघूर्णों की व्यंजक है ना, तो क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा M1/H इज इक्वल टू, कल हमने जो सूत्र पढ़ा था। ठीक है, पहले हम सूत्र देख लेते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, गॉस की 10A स्थिति के लिए सूत्र जो हमने कल निकाला था वो क्या था, M/H, ठीक है, इज इक्वल टू
4 पाई अपॉन म्यू जीरो, है ना, इंटू डी का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन 2d, है ना, और टेन थीटा। ये जो है कल हमने इस व्यंजक की स्थापना की थी। ठीक, तो पहले चुंबक के लिए हम इसमें जो है मान को पुट कर देंगे। ठीक, हम अभी कौन सा चुंबक ले रहे हैं? पहला चुंबक। ठीक है, तो पहले चुंबक के लिए हम क्या कर देंगे, इस व्यंजक में मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले चुंबक के लिए क्या हो जाएगा? पहले चुंबक के लिए ये मान, हाँ, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन म्यू जीरो इंटू डी। जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले चुंबक के लिए गुड d1, है ना, d1 का स्क्वायर माइनस l की लंबाई l1, है ना, का स्क्वायर अपॉन 2 और क्या हो जाएगा 2d, है ना, d के जगह में d1 इंटू 10 और थीटा के जगह में θ1। ठीक, ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, ये क्या हो गया? पहला समीकरण। कौन सा चुंबक के लिए? पहले चुंबक के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी को दूसरे चुंबक के लिए इस सूत्र को लगाएंगे। तो दूसरे चुंबक के लिए लंबाई हमने लिखा है L2 M2 D2, है ना, तो दूसरे चुंबक को जब हम लाते हैं ठीक, तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पहला चुंबक रखा था। अब जो है यहाँ पे हम क्या को लेके आते हैं? दूसरा चुंबक। ठीक है, सेकेंड चुंबक। जब इसको लेके आते हैं तो क्या होता है, इसके D2 दूरी पर, है ना, D2 दूरी पर क्या होता है? विक्षेप देता है ये, और ये विक्षेप देता है θ2। सेकेंड स्थिति के लिए पहला चुंबक था जब D1 दूरी पर रखे थे तो θ1 विक्षेप आया था। अब दूसरा चुंबक को जब D2 दूरी पर रखते हैं तो θ2 विक्षेप आता है ना। तो ये हो जाएगा दूसरे चुंबक के लिए, दूसरे चुंबक के कारण, है ना, दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय सुई, दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय सुई पर विक्षेप θ2 प्राप्त हो, जबकि चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी कितना है? D2 है। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस सूत्र में जो हम गॉस की टेन स्थिति के लिए जो सूत्र लिखे हैं, इस सूत्र में क्या कर सकते हैं? दूसरे चुंबक के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? m, हाँ, यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2/h इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन म्यू जीरो इंटू d, है ना, D2 हो जाएगा, D2 का स्क्वायर माइनस L के जगह में L2 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2D, सूत्र में 2D है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2D2, है ना, 2D2 और 10 थीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? थीटा की जगह में विक्षेप जो मिल रहा है वो हमको मिल रहा है θ2। इस तरीके से हमको क्या मिलता है? ये जो है दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। वो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये पहले चुंबक के लिए व्यंजक हो गया, है ना, और ये दूसरे चुंबक के लिए। ठीक, अब समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करें तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 भागित 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान क्या मिला है अभी? ये वाला m1/h, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा m1/h, ये इस साइड, ये साइड से, है ना,
इस साइड को हम इस साइड से भाग देंगे और जो दूसरा साइड है उसको इस दूसरे साइड से भाग देंगे। ठीक, तो ये m1/h अपॉन क्या हो जाएगा, m2/h, यहाँ से m2/h। ठीक, इसी तरीके से ये साइड भाग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4π/μ0 है ना, इंटू d1 का स्क्वायर माइनस l1 का स्क्वायर अपॉन 2d1 इंटू tan θ1 अपॉन 4π/μ0 इंटू d2 का स्क्वायर माइनस l2 का स्क्वायर अपॉन 2d2 इंटू tan θ2। ठीक, ये दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, आपस में भाग दे देते हैं। ठीक है, अब आगे जब हल करें तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो भाग है ये कैसे भाग जाएगा, m1। ठीक, ये m1/h, ये पलट जाता है राशि, ये भाग जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा h/m2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप इस राशि को कैंसिल कर सकते हैं, है ना, ये 4π/μ0 4π/μ0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर में लिखा है d1 का स्क्वायर माइनस l1 का स्क्वायर यानी 2 घात। ठीक है, और उसके नीचे है 2d1। ठीक, ये जब राशि जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक, ये वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2d2/d2 का स्क्वायर माइनस l2 का स्क्वायर है ना, और tan θ2, और क्या है ये नीचे में है और ये क्या है ऊपर में है tan θ1। ठीक, tan θ2 ऊपर में, tan θ1 ऊपर में और tan θ2 नीचे में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मिला कितना, अच्छा ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। मिला हमको m1/m2 इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर माइनस l1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये d1। ठीक, ऊपर में क्या है d2। ठीक है, और नीचे में d2 का स्क्वायर माइनस l2 का स्क्वायर घात 2 है ना, और ये जो 2 tan θ1 अपॉन tan θ2। ठीक है, ये जो समीकरण हमको मिल रहा है ना, इस समीकरण को हम क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 3। तो ये समीकरण हमको जो मिला, आप देख सकते हो कि ये जो है पहले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है और ये दूसरे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो इस तरीके से दोनों चुंबक के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना के लिए ये व्यंजक हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हम क्या करें, जो 2 चुंबक हम ले रहे हैं प्रयोग के लिए, ठीक है, उसमें जो उनकी लंबाई है, ठीक है, और मध्य बिंदु से जो दूरी है उसको कैसे कर दें, बराबर कर दें। ठीक, जैसे ये हम 2 चुंबक ले रहे हैं प्रयोग में, ये आपका पहला चुंबक है। ठीक है, ये पहले चुंबक को जब हम प्रयोग के दौरान लेते हैं तो ये दोनों चुंबक कैसे हो जाएं, लंबाई में दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, लंबाई में जब बराबर हो जाते हैं तो हम इस समीकरण में सूत्र में क्या लिख सकते हैं कि 2L1 इक्वल टू 2L2, जो दोनों बराबर, जो लंबाई है वो कैसा हो गया, बराबर होकर एक राशि हमको मिला। ठीक है, एक मान प्राप्त हुआ। उसी तरीके से जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें यदि हम ये पहला चुंबक जो ले रहे हैं उसकी जो दूरी हम कैसे लें, जो D1 और D2 ले रहे हैं, ये दूरी मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है, इस चुंबक को हम ऐसे रखते हैं और इसके मध्य बिंदु से ये दूरी हम मापते हैं। ठीक है, इस दूरी को मापते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पहले चुंबक के लिए D1। ठीक, इसी तरीके से दूसरा जो चुंबक लेते हैं, इस चुंबक को बिल्कुल हम जिस दूरी पर यहाँ पे रखा गया है D1, उसी दूरी पर ही क्या करें, ऐसे रखें। ठीक है, ये D2, यानी कि D1 और D2 कैसे हो गए, बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो दूरी पर हम जो चुंबक को रख रहे हैं, यदि इससे यहाँ से इसकी दूरी 14 सेंटीमीटर है
तो पहला चुंबक को भी 14 सेंटीमीटर में रखें और दूसरा चुंबक को भी 14 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखें। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में D1 जो होगा वो D2 के बराबर हो जाएगा और इसको हम मान लेते हैं कि इसके बराबर है, D के बराबर। ठीक, तो ये जो कंडीशन जब हम लगाते हैं तब इस समीकरण का मान क्या मिलेगा। ठीक है, इस स्थिति को जब हम क्या करते हैं, लागू करते हैं तो क्या मान मिलेगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू D1 जहाँ लिखा है वहाँ पे क्या लिखे हैं हम, अब D लिखें, D का स्क्वायर माइनस L1 जहाँ लिखा है वहाँ पे L का स्क्वायर, है ना, इंटू पुनः D2 के जगह में D बटा D1 के जगह में D, फिर D का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का स्क्वायर इंटू tan θ1 अपॉन tan θ2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये D हो गया तो D से D कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से D का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर और D का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी समान मान हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है m1 अपॉन m2 का मान क्या मिलता है, इस प्रकार m1 अपॉन m2 का जो मान हमको मिलता है वो मिलता है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल tan θ1 अपॉन tan θ2 प्राप्त होगा। ठीक, और अब हम क्या कर सकते हैं कि ये θ1 और θ2 का जो है मान मतलब प्राप्त करके उसको 10 में रख करके हम m1 और अपान m2 की यानी दोनों चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, प्रेक्षण सारणी तैयार करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सूत्र। दूसरा है प्रेक्षण सारणी, दूसरा क्या तैयार करना है, प्रेक्षण सारणी। ये जो अपन पहले निकाल रहे थे वो क्या है, सूत्र की स्थापना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रेक्षण सारणी जो है क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसके लिए प्रेक्षण सारणी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ये पहला चुंबक क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ये पहला चुंबक, ठीक है ना। तो ये जो प्रेक्षण सारणी है इससे में जो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको समंजन करेंगे। ठीक, तो प्रेक्षण सारणी से पूर्व हम क्या करते हैं, समंजन करते हैं। समंजन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समंजन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो विक्षेप चुंबकत्वमापी रहेगा उसको हमको क्या करना है, पूर्व पश्चिम दिशा में रखना है। ठीक, और उसके बाद इसका जो समंजन है इसमें क्या है, इसके 4 भाग होते हैं, 0 0 और ये 90 90 में। ठीक है, तो हमको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर इसका जो 0 0 है ना, बिल्कुल इस भुजा के समानांतर समंजित करना है। ठीक, और यहाँ जो सुई रहेगा, जो सुई रहता है उसको पूर्व में हमको क्या करना है, इस 0 0 की स्थिति में रखना है। ठीक, तो इस तरीके से हम भुजा को इस प्रकार घुमाते विक्षेप चुंबकत्वमापी के कि ये 0 0 भी इस भुजा के समानांतर रहे और साथ ही साथ जो चुंबकीय सुई है वहाँ पे लगा है वो भी क्या हो जाए, 0 0 में ही रहे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चुंबक लाते हैं वो सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में हो और चुंबक को जब यहाँ लाएंगे तो जो विक्षेप हमको प्राप्त हो यहाँ पे वो 30 और 60 के बीच में होना चाहिए, ना 30 से कम ना 60 से अधिक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे विक्षेप प्राप्त करेंगे। और ये जो दूरी रहेगा, दूरी को हम इस प्रकार से रखेंगे कि ये बिंदु जो है कैसा रहे, दोनों चुंबक के लिए समान रहे। और जो चुंबक भी जो हम लेंगे वो कैसा लेंगे, दोनों चुंबक समान लंबाई की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें समंजन करते हैं। अब इसके लिए हम क्या तैयार करें, प्रेक्षण सारणी।
ठीक है। परीक्षण सारणी किस प्रकार से तैयार किया जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो चुंबक लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा चुंबक है, यहाँ लिखा है दूसरा चुंबक, और ये जो है पहला चुंबक। ठीक, तो इस प्रयोग को सबसे पहले पहला चुंबक के लिए हम दर्शाएंगे, पहले चुंबक के लिए देखेंगे। तो ये पहला चुंबक, इसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से रखते हैं कि इसका N ध्रुव जो है सुई की ओर है। N ध्रुव किसकी ओर है? सुई की ओर है। ठीक, तो ये पहले चुंबक को हम धीरे धीरे इस विक्षेप चुंबकत्वमापी की भुजा में लाते हैं और एक बिंदु पर जो है, इस बिंदु पर हम क्या कर देते हैं, इसके मध्य बिंदु को उस बिंदु पर स्थिर करते हैं जहाँ पर इस चुंबक की सुई का विक्षेप 30 अंश और 60 अंश के बीच में हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इस दूरी को जो है हम निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगली बार भी जब हम इसको लाएं तो क्या करें, यहाँ पर रखें। यदि ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस बिंदु से, तो इसको 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखना है। ठीक है, जब ऐसा लाते हैं तो ये पहला जो है सिरा, एक भी उसका जो पहला सिरा होगा वो भी उसका मान और दूसरा सिरा का मान नोट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको कितने मान प्राप्त होते हैं, पहले सिरे का पाठ्यांक और दूसरे सिरे का पाठ्यांक, यानी 2 मान। ठीक, इसी तरीके से इस चुंबक को अब हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, N ध्रुव। ठीक, और इसको क्या करते हैं, बारी बारी से इस प्रकार से ऐसे लेकर आएँ, उसी बिंदु पर रखें, है ना। तो यहाँ पर जो N सिरा है, ठीक है, इसके कारण से इसमें पुनः क्या हो जाएगा, 2 विक्षेप, पहले सिरे का पाठ्यांक और दूसरे सिरे का पाठ्यांक। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले 2 प्राप्त हुआ था, है ना, दोनों सिरों का पाठ्यांक, और अभी कितना हुआ, 2 पाठ्यांक। ठीक है, इस तरीके से कुल कितना पाठ्यांक हो गया इस भुजा में, इस भुजा में N ध्रुव के लिए 4 पाठ्यांक हमने प्राप्त कर लिए। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस चुंबक को क्या करेंगे, लेकर आएंगे, और ये दूरी भी कैसा होना चाहिए, समान। यदि 14 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कैसे रखें, सीधा, ये सीधा रखे हैं N ध्रुव, है ना, और इस पर जो विक्षेप आएगा, जो विक्षेप आएगा वो कौन कौन सा, सिरा 1 का और सिरा 2 का। ठीक, तो 2 मान हो गए, ये कितने मान हुए, 2 मान हुए। अब इसको ऐसा पलट के रख देते हैं। ठीक है, पलट के लेके आएंगे, पलट के रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनः इसमें विक्षेप आएगा, पहले सिरे का दूसरे सिरे का। ठीक, तो ये 2, तो कुल मिला के कितना हुआ, N ध्रुव के लिए हो गया इधर 4 और इधर 4। ठीक है, इधर 4 और इधर 4, कितना हो गया, 8। ठीक है, तो N ध्रुव के लिए ये क्या कितना मान दे रहा है, 8 मान हमको प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से इसी चुंबक के लिए, पहले चुंबक के लिए ही हम क्या करेंगे, इस प्रयोग को S ध्रुव के लिए हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, ये S ध्रुव है, यहाँ पर जब लेके आते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप का मान 2 हो गया, पलट दिए, फिर 2 हो गया, कुल मिला के 4 इस भुजा के लिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके लिए भी ये 2 और पलटने पर 2। ठीक है, टोटल 4। ठीक, तो इस तरीके से S ध्रुव के लिए भी कितना हुआ, 4 4 8। ठीक, यानी कुल जो पाठ्यांक हम नोट किए N और S दोनों ध्रुवों के लिए, ठीक है, दोनों भुजाओं पर 8 8 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो 16 जो है माप हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं। कितना माप लेते हैं, 16 माप लेते हैं। ये कौन से चुंबक के लिए हो गया, चुंबक पहले के लिए, इस पहले चुंबक के लिए। ठीक है, पहले चुंबक का जो मान निकला 16, तो उन 16 मानों को आपस में जोड़ करके 16 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमको किसका मान निकल जाएगा, θ1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 का मान जो है निकल जाएगा। अब ये पहले चुंबक को हम रख देते हैं और दूसरा चुंबक लेंगे और इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। ठीक है, N ध्रुव के लिए सीधा रखे तो 2 मान, पलट दिए तो 2, 4 हो गया। फिर इधर N ध्रुव के लिए सीधा रखे तो 2, पलट दिए तो 2, 4 4 8। इसी तरीके से S के लिए भी करेंगे तो 4 4 8, यानी टोटल कितना मान, 16 मान हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इन 16 मानों को पुनः हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको और 16 से भाग दे देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, θ2 का मान। किसका मान निकल जाएगा, θ2। दूसरे चुंबक के लिए θ2 का मान निकल गया, पहले चुंबक के लिए क्या है, θ1 का मान निकला है। ठीक, तो इस तरीके से हम θ1 और θ2 का मान को ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम परीक्षण सारणी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये परीक्षण सारणी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, परीक्षण सारणी जो है कैसे बनेगा, विक्षेप विधि गॉस की 10A स्थिति के लिए परीक्षण सारणी। ठीक है, विक्षेप विधि
गॉस के 10A स्थिति के लिए परीक्षण सारणी क्या हो जाएगा? चुंबक क्रमांक हम 2 चुंबक लेते हैं, पहला चुंबक और दूसरा चुंबक। प्रयोग हमारा 2 चुंबकों पर है क्योंकि इन्हीं दोनों चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना है। इसके बाद जो दूरी होगा, दूरी को हम क्या कर लेंगे? निश्चित कर लेंगे क्योंकि हमको θ1 और θ2 का मान ज्ञात करना है। इसलिए जो मध्य बिंदु से दूरी होगा और चुंबकों की जो प्रभावी लंबाई होगा वो दोनों कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसके बाद इनको हम क्या करते हैं? पूर्वी भुजाओं पर N ध्रुव को S ध्रुव को रखते हैं, ठीक, और सीधा पलटकर उसके सिरा 1 सिरा 2 इनके पाठ्यांकों को लेते हैं, नोट करते हैं, ठीक। उसी तरीके से पश्चिमी भुजा पर इस प्रयोग को दर्शाते हैं। N ध्रुव को रखते हैं, सीधा रखकर पलटकर रखे थे, है ना। उसी प्रकार उनके सीधा रखने से उनके पहला सिरा दूसरा सिरा का पाठ्यांक, पलट कर रखने से पहला सिरा दूसरा सिरा का पाठ्यांक, है ना। और S ध्रुव के लिए भी वैसे किए थे, सीधा पलटकर दोनों सिराओं के पाठ्यांक हमने नोट किया था। तो इस प्रकार इसका जो है परीक्षण सारणी बनता है। और बनने के बाद पहला जो चुंबक होता है ना, इस पहले चुंबक में जो मान, यहाँ से जो मान प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16 मान प्राप्त होंगे इनको सबको हमको जोड़ना है और 16 से भाग देना है। तो ये क्या मिल जाएगा? माध्य विक्षेप हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये माध्य विक्षेप ही θ1 है, ठीक। उसी तरीके से दूसरा चुंबक जो लेंगे इनको भी हम आपस में जोड़कर 16 से भाग दे दिए, ठीक। तो ये माध्य विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से पहले चुंबक के लिए θ1 और दूसरे चुंबक के लिए θ2 की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका टेंजेंट लेने के बाद उस जो मान प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? m1/m2, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? m1/m2, ठीक। अब ये परीक्षण सारणी हो गया। सावधानी क्या क्या रखनी पड़ती है प्रयोग के दौरान, ठीक। प्रयोग के दौरान हमको विभिन्न प्रकार की सावधानी रखनी होती है। जैसे जब हम इस विक्षेप चुंबकत्वमापी को एक बार समंजित कर देते हैं तो उसको हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको हमको हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रयोग में त्रुटि आ जाएगी, ठीक। और दूसरा कि जब हम विक्षेप चुंबकत्वमापी को एक बार समंजित कर दें तो आसपास किसी भी प्रकार का चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए। चुंबकीय पदार्थ आसपास क्या नहीं होना चाहिए? इसके नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चुंबक आप रख रहे हैं वो सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ठीक है। चुंबक क्या होना चाहिए? सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप विक्षेप ले रहे हैं तो विक्षेप, इन सिरों का विक्षेप 30 और 60 के मध्य होना चाहिए, ना तो 30 से कम ना 60 से अधिक। तो हमको 30 और 60 के मध्य ही विक्षेप को प्राप्त करना है। तो प्रयोग के दौरान हमको इन सारी सावधानियों को रखना है। इसके साथ साथ ये तो गॉस की 10A स्थिति के लिए हो गया। अब हम किसके लिए देखेंगे? विक्षेप विधि से ही गॉस की 10B स्थिति के लिए इस मान को प्राप्त करेंगे, ठीक है। विक्षेप विधि गॉस की 10B स्थिति के लिए दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। तो विक्षेप विधि के लिए आप विक्षेप चुंबकत्वमापी को कैसे रखेंगे? इस प्रकार जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रखेंगे, ठीक है। ये जो विक्षेप चुंबकत्वमापी आप लेते हैं, ठीक, इसकी जो भुजा होती है, इनकी जो भुजा है ना, इनकी जो भुजा है इसको आप क्या करेंगे? इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर इसको आपको रखना है। कैसा रखना है? उत्तर से दक्षिण दिशा में इसको हमको क्या करना है? ऐसे रखना है, ठीक है। और जो चुंबक होगा उसको हमको क्या करना है? इसकी भुजाओं में ऐसे रखना है, ठीक है। चुंबक को सदैव हमको क्या करना है? पूर्व पश्चिम दिशा में रखना है ऐसे चुंबक को, ठीक। तो अब हमको चुंबक ऐसे रखना है और विक्षेप चुंबकत्वमापी की जो भुजा होगी वह कहाँ रहेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो विक्षेप विधि गॉस की 10B स्थिति के लिए हम जो विक्षेप चुंबकत्वमापी ले रहे हैं इसको हमको क्या यहाँ पे रखना है? उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक। ये हो जाएगा विक्षेप चुंबक दिक्सूचक बॉक्स, है ना। यहाँ पर
आपका चुंबक, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से हमको क्या करना है, इस चुंबक को रखना है। चुंबक सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में रहेगा। कहाँ रहेगा? सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखते हैं तो ये जो सुई होती है, ठीक, वो कौन सी स्थिति में दिखाई देता है? निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति को ही क्या कहते हैं? गॉस की 10B स्थिति, ठीक। तो ये जो सुई होती है चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होती है ना। और इस पर जो है क्या करता है, इस पर ये नियम काम करता है इस सुई पर, ठीक। और इस पर जो है सुई जो है विक्षेप देना शुरू कर देती है, ठीक है। यदि हम पहला चुंबक जो ले रहे हैं, ठीक, इसको पुनः अपन नोट कर लेते हैं। पहला चुंबक की प्रभावी लंबाई कितना है? 2L1, ठीक। उसका चुंबकीय आघूर्ण ये ले लेते हैं M1, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण M1, ठीक। और इसको कितनी दूरी पर समंजित करें? इसके मध्य बिंदु से D1 दूरी पर, मध्य बिंदु से D1 दूरी पर जब रखें, ठीक है, मध्य बिंदु से D1 दूरी पर रखें तो विक्षेप कितना आएगा? θ1, ठीक है। विक्षेप मिलेगा आपको θ1, ठीक। ये पहले चुंबक के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार जब दूसरा चुंबक यहाँ पे रखेंगे तो दूसरा चुंबक के लिए भी मिलेगा। दूसरा चुंबक के लिए नोट कर लेते हैं। दूसरा चुंबक की लंबाई क्या हो जाएगा? प्रभावी लंबाई 2L2, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। और चुंबक का आघूर्ण ये हो जाएगा M2, ठीक। D2 दूरी पर विक्षेप कितना दे? विक्षेप θ2 हो तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए हमने गॉस की 10B स्थिति के लिए देखा है, ठीक, गॉस की 10B स्थिति के लिए देखा है ना। तो सबसे पहले सूत्र की स्थापना, ठीक है ना। और सूत्र की स्थापना हमने गॉस की 10 स्थिति के लिए जो सूत्र पढ़ा है उसको हम पुनः स्मरण करें। गॉस की 10B स्थिति के लिए आघूर्ण का सूत्र, आघूर्ण का व्यंजक या सूत्र क्या मिला था हमको? ये मिला था M/H इज इक्वल टू 4π/μ0 इंटू D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और tan θ, ठीक है। ये जो है मान हमको मिला था, ठीक। इस मान में हम क्या करेंगे? जो हम पहला चुंबक ले रहे हैं, पहले चुंबक के लिए आघूर्ण का व्यंजक, ठीक। उसी तरीके से जब दूसरा चुंबक यहाँ पे रखते हैं तो आघूर्ण का जो है व्यंजक रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले चुंबक के लिए मान कितना आ जाएगा? पहले चुंबक को D1 दूरी पर रखने पर विक्षेप θ1 आए तो पहले चुंबक के लिए क्या हो जाएगा मान? इस सूत्र में M1/H इज इक्वल टू 4π/μ0 इंटू D का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा, D1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू tan θ1। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक। इसी तरीके से जब दूसरा चुंबक लें, है ना, दूसरा चुंबक के लिए जब दूसरे चुंबक को हम यहाँ पे रखें, ठीक, कितनी दूरी पर रखें? D2 दूरी पर रखें तो विक्षेप यदि θ2 प्राप्त हो, विक्षेप कितना प्राप्त हो? θ2 प्राप्त हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा व्यंजक? M2/H इक्वल टू यहाँ रख देंगे 4π/μ0 इंटू D का जो स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर 3/2 इंटू tan θ2। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 को क्या करते हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जब हम भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1/2, ठीक है।
1 को 2 से भाग दे दें तो कैसा होगा, m1 अपॉन h अपॉन m2 अपॉन h, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इस दोनों को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई अपॉन म्यू 0 अपॉन 4 पाई अपॉन म्यू 0, ठीक है। और ऊपर की राशि क्या हो जाएगा, ऊपर की राशि d1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ है tan θ1, tan θ1, ठीक है, अपॉन ये वाली जो राशि हो जाएगी, ठीक है, ये राशि कितना है d2 का स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर उसका 3/2 tan θ2, ठीक। जब ऐसा भाग देते हैं तो आप स्पष्ट है कि ये जो दो राशि होंगे 4 पाई अपॉन म्यू 0, 4 पाई अपॉन म्यू 0 दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, है ना। और फिर आगे हल करने से क्या हो जाएगा, m1 अपॉन h पलट कर ऊपर चला जाएगा, h ऊपर चला गया, m2 कहाँ जाएगा, नीचे, d1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2 का स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर की पावर 3/2 और ये tan θ1 अपॉन tan θ2, ठीक। h और h से कट गया तो क्या मिलेगा, m1/m2 इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है हमको प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक। अब हम यदि क्या करें, d को बहुत बड़ा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या करें, अब इसको हम जो है, जो दो चुंबक हम ले रहे हैं, फिर वही चीज़ दोहराएंगे, जो दो हम चुंबक ले रहे हैं ये क्या हो, इनकी लंबाई कैसा हो, समान हो, इनकी लंबाई कैसा हो, समान हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L1 2L1 इज इक्वल टू 2L2 इक्वल टू 2L, एक मान प्राप्त होगा। इसी तरीके से जो दूरियां ले रहे हैं, यानी हम पहला चुंबक, ये जो पहला चुंबक है, ठीक है, इस पहले चुंबक को यदि हम इस दूरी पर रखें तो ये दूरी को हम क्या कर लें, निश्चित कर लें, ठीक। जब हम प्रयोग दर्शाएं तो इसी दूरी पर, यानी यहाँ से 14 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होना चाहिए 14 सेंटीमीटर पर ही हम इन चुंबकों को बारी बारी रखें, ठीक। इस चुंबक को भी उसी दूरी पर रखें। तो ऐसी स्थिति में D1 का मान क्या हो जाता है, D1 का मान क्या हो जाता है, D2 के बराबर हो जाता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, D के बराबर लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हमको ये सूत्र कैसे प्राप्त होगा, ये जो सूत्र होगा वो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 के स्क्वायर जो लिखा है, d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यानी जो d1 लिखा है वहाँ पे भी d आ जाएगा और d2 लिखा है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है। L1 जहाँ लिखा है वहाँ पे L हो जाएगा, L2 जहाँ लिखा है वहाँ पे भी L, ठीक है। और tan θ1 अपॉन tan θ2, ठीक। इस प्रकार से इसका जो है मान हमको प्राप्त होगा, है ना। अब आपको यहाँ से स्पष्ट है कि जब ऐसा मान प्राप्त हो तो क्या होना चाहिए, हाँ, ये जो राशि d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 3/2 और d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 3/2, ये दोनों राशि कैसे हैं, ये दोनों राशि बराबर हैं, ये दोनों राशि क्या हैं, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों राशियाँ क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, ये दोनों राशियाँ क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। तो हमको क्या मिलेगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2 जो है हमको प्राप्त होगा, ठीक है। tan θ2 अपॉन tan θ1 अपॉन tan θ2 प्राप्त होगा, जिसमें हम θ1 और θ2 का मान ज्ञात करके उनका tan ले लें तो क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2, दोनों चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना हो जाएगा, उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, परीक्षण सारणी तैयार करना है। तो परीक्षण सारणी कैसे तैयार करेंगे,
परीक्षण सारणी। सावधानी तो इसके लिए भी वही रहेगा, परीक्षण सारणी। पहला जो है हम ये चुंबक जो है लेंगे, ठीक है, और दूसरा चुंबक लेंगे, ठीक है। तो पहला जो चुंबक आप देख रहे हैं ये, ठीक, जिस भी चुंबक को हमको का मान ज्ञात करना है ध्रुव का, उसको हम पूर्व की दिशा में रखें। जैसे हम इसमें एन ध्रुव के लिए प्रयोग कर रहे हैं, एन ध्रुव के लिए, तो उसको हमको किस दिशा में रखना है, पूर्व में, ठीक। तो इसको हम एक निश्चित दूरी पर इसको रखते हैं। इसमें विक्षेप आएगा, विक्षेप जो है पहले सिरे का और दूसरे सिरे का मान जो है हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो कुल कितना हुआ, 2 मान, ठीक है। जब इसको पलट कर रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुनः 2 मान इस भुजा के लिए, ठीक। अब इस भुजा में इस पहले चुंबक को लेके जाएं, एन में रखें, ये सीधा रखें, पहले सीधा रखेंगे तो 2 मान देगा, पहला सिरा और दूसरा सिरा, पलट के रखेंगे तो 2 मान, ठीक। तो एन ध्रुव के लिए है ना, एन ध्रुव के लिए क्या हो गया, टोटल 4 और 4 कितना मान हो गया, 8 मान, 4 और 4 कितना मान हुआ, 8 मान, ठीक है। इसी प्रकार ये पहला चुंबक के लिए एस ध्रुव के लिए प्रयोग करें। एस ध्रुव के लिए जब हमको करना है तो एस ध्रुव को हमको पूर्व की ओर रखना है, ठीक। ये पूर्व की ओर रखें, 2 मान देगा, ठीक। पलट के रखेंगे, 2 मान देगा, ठीक है, 4 मान हो गया। यहाँ करेंगे तो ये सीधा रखें तो 2 मान मिलेगा, फिर पलट दें तो 2 मान, ठीक। तो इस तरीके से एस के लिए भी 4 4 कितना मान हो जाएगा, 8 मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन के लिए कितना मान मिला था, 8 मान, और एस के लिए भी कितना मान मिला, 8 मान, ठीक है। 8 8 कितना मान हो गया, 16 मान हो गया, ठीक। तो इस प्रकार हम इन 16 मान जो प्राप्त होते हैं उनको आपस में जोड़कर 16 से भाग दे दें तो हमको क्या मान मिलेगा, θ1 का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, θ1 का मान मिल जाएगा। उसी तरीके से इस प्रयोग को हम दूसरा चुंबक के लिए भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। दूसरा चुंबक में एन को रखेंगे तो 2 विक्षेप मिलेगा, ठीक है, और फिर पलट के रखेंगे तो 2, 4 हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे एन को पूर्व की दिशा में रखेंगे तो 2, पलट कर रख दिए तो 2, मतलब 4 4 8, ठीक। वैसे ही एस ध्रुव के लिए करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 8 16 मान मिल जाएगा, है ना। और उन 16 मानों को आपस में जोड़कर 16 से भाग देंगे तो θ2 का मान निकल जाएगा, ठीक। tan θ1 और tan θ2 का जब हम निकालेंगे मान तो वो क्या हो जाएगा, m1/m2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, परीक्षण सारणी जो है इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, तो जो हमने अभी परीक्षण सारणी जो है किस तरीके से बनाना है वो देखा था, है ना। अब परीक्षण सारणी जो है हम कैसे तैयार करें उसको हम देख लेते हैं कि ये जो परीक्षण सारणी है ना, विक्षेप विधि से गॉस की tan स्थिति हेतु सारणी, जो अभी हमने समझा कि किस प्रकार हमको प्रयोग करना है, उसी के आधार पे क्या होगा, ये मानों को हमको बनाना है, ठीक। उसके लिए हम पहला चुंबक लेंगे और दूसरा चुंबक लेंगे, और साथ ही साथ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबकीय सुई की दूरी सेंटीमीटर में d एक निश्चित दूरी मान लेंगे, और उसके बाद उत्तरी भुजा पर हम n पूर्व में रखेंगे। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, सीधा रखकर पलट कर दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट करेंगे, जब पलटेंगे तब भी दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट करेंगे। उसी तरीके से उत्तरी भुजा में S जो ध्रुव है ना, उसको पूर्व की ओर रख के क्या करेंगे, उसे सीधा रखकर दोनों सिरों का पाठ्यांक और पलट कर दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट करेंगे, ठीक। इसी तरीके से दक्षिणी भुजा में हम एन ध्रुव को पूर्व की ओर रख के सीधा रखते हैं तो उसके दोनों सिरों का पाठ्यांक, और पलट कर रखते हैं तो दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट करते हैं, ठीक। इसी प्रकार एस को पूर्व में रख के सीधा पहला सिरा दूसरे सिरे का पाठ्यांक, पलट कर पहला सिरा और दूसरे सिरे का पाठ्यांक नोट करते हैं। इस प्रकार 16 पाठ्यांक नोट करते हैं और इनको 16 से भाग दे करके इसमें हम θ1 का मान ज्ञात करते हैं पहले चुंबक के लिए, ठीक। दूसरे चुंबक के लिए भी इसी प्रकार से इस प्रयोग को दोहराएंगे, और यहाँ पे इन सभी मानों को जोड़ करके यहाँ पे θ2 का माध्य मान जो बीच का मान θ2 ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार θ1 और θ2 का मान क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, जिसको हम सूत्र में रख करके m1/m2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। धन्यवाद।